हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हम नए लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। और ये बात बेटा मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में होगी। दो बातें यहाँ पर सुन लेनी बहुत जरूरी है। एक ये कि बेटा ये दो अलग अलग दिनों में नहीं कराया जा सकता। दूसरी ये, आज आप बहुत तंग हो जाओगे बेटा। मतलब कोई इंटेंशनल नहीं है तंग करना, पर मुझे ये लगता है कि बेटा अगर मैं आधे आधे टुकड़ों में बात बताऊं तो 2 दिन परेशान रहोगे। इससे बेटर है एक दिन में जितनी परेशानी झेलनी है आप झेल लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आज एक ही दिन परेशान होंगे, उसके बाद कभी ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है जी। तो बाबू आज परेशान कर देते हैं, क्योंकि अब अगले 2 दिन की छुट्टी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कल की भी और परसों की भी छुट्टी रहेगी। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा होमवर्क देके जाऊंगा आपको। 5 इलस्ट्रेशन तक आपने कर लिए होंगे, मतलब फोर्थ फिफ्थ कल मैंने करा दिए, फर्स्ट भी करा दिया था, फिर सेकंड थर्ड मैंने होमवर्क दिए थे। एक तो किसी की वो प्रॉब्लम हो तो आप वहां से वो भी प्रॉब्लम भी ले लेना भी जाते टाइम। और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 6 से लेकर 17 तक इलस्ट्रेशन बुक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वो सब होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी मैं जितनी भी बात बोलूंगा प्लीज आप सामने देख रहे। ठीक है जी। बेटा कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा था, फटाफट से बताओ। कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा था? पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिटेल्स, और उसके बाद अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सबसे पहली बात जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, वो आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये हम कभी भी फेयर में कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा वर्किंग नोट में कैलकुलेट। ठीक है जी। इसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब बेटा सामने देखते जाना। वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट कैसा बनेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। बहुत सारी बातें समझानी है, पहले सुनो जरा आराम से बात। सर अभी याद है आपको, आप एसपीएल बनाते थे पूरा? ठीक है जी, एसपीएल बनाते थे बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम लिखा, 7 खर्चे लिखते थे हम। CPCEFDO, कुछ याद आया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ एसआईटी, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP SIT, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से 7 खर्चों को माइनस कर दो, क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद माइनस कर दो टैक्सेस को। उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद बैलेंस शीट में, इधर देखना प्लीज, मैं बीच में कोई काम की बात निकल जाएगी फिर मुझे मत कहना। ठीक है जी। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाता हूं मैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। ठीक है जी, जिसके ऊपर हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते थे। सरप्लस इसी में आता है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही लगता है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ना, बस ये पहुंच गए यहाँ पर सरप्लस के नाम से। सर बीच में ना कुछ चीज छुटी हुई है, जिसपे आपको जज नहीं किया जाता, जो आपको पता नहीं है, मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। सर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं हम, ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट बनवाते हैं हमारे से आज 12th क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों? आपको कहा जाता है, आपने 11 में पढ़ लिया, सेम ही तो है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं जज करेंगे, आपको जज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। आपको जज करेंगे बैलेंस शीट पे थोड़ा थोड़ा। मेन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जज करेंगे। याद आ रही है कुछ बात? ठीक है ना जी, ऐसे ही करते हैं आपको जज। अब यहाँ क्या है कहानी? यहाँ पर आपको कहा जाता है भैया कंपनी के अकाउंट्स पर से और मुश्किल, अभी एसपीएल और बैलेंस शीट कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी बीच में अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत क्या है? बेटा अपने मालिकों को जो कुछ भी देना होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही देते हैं। पार्टनरशिप फर्म है, मालिक पार्टनर है, तो उनसे कुछ भी देना है, उनसे कुछ भी लेना है, अप्रोप्रिएशन में लिया और दिया।
सर यहाँ पर एक बात बताओ, इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया आपने? एक मिनट ये बताओ फटाफट से, इन 7 खर्चों में कहीं इक्विटी शेयर का डिविडेंड का नाम है? प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का नाम है? फिर कुछ देंगे नहीं उनको। इसके बाद कहानी शुरू होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जहां मालिकों को कुछ मिलेगा। फिर शुरू होगी कहानी बैलेंस शीट की। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब बेटा उस एप्रोप्रिएशन की थोड़ी सी झलकियां दिखा रहा हूं बस मैं आपको। ठीक है जी, इन डिटेल फॉर्म नहीं बेटा, बस थोड़ी सी बात कर देते हैं। ठीक है जी, मैं यहीं पर कोशिश करता हूँ मैनेज करूँ थोड़ा सा स्पेस। बेटा ये शुरुआत होती होगी, मैं टी फॉर्म ही बना देता हूँ, उससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। ये शुरुआत होती होगी बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उठ के जाता होगा। ठीक है जी, यही होता होगा। उसके बाद सबसे पहली आइटम जो इसमें से माइनस होती होगी वो इंटरिम डिविडेंड है। कल इसका थोड़ा सा डिस्कशन हो चुका है। सर कुछ याद आया क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, साल के बीच में बांट दिया। ठीक है जी भैया, मिला तो ओनर को ही है, जाएगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक तो ये, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बट इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड बट इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ याद आया? नहीं भी आया तो चलो मैं बताता हूँ, एक मिनट के लिए पुत्र जी सामने देखना। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 है। पुत्र जी प्लीज आराम से सुनते रहना। ठीक है जी, अगर मान लो आज 15 मार्च को मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिले, ठीक है जी, और उन्हें लगा भैया कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, 11.5 महीना बीत गए, इन्होंने कोई डिविडेंड प्रपोज कर दिया। बेटा ये जो डिविडेंड करंट ईयर में प्रपोज हुआ है, ये इट इज मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी ओनली। पता है ना आपको, ये सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि इसको क्या करेंगे शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में फाइनलाइज करेंगे। कम कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड की कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन ये सोचो एक साल पहले खत्म हुआ है, 1 अप्रैल 22 से लेकर 23, 31 मार्च 23, ये भी तो एक साल ही था। बेटा कोई डिविडेंड यहाँ पर प्रपोज हुआ था पिछले साल की 15 मार्च 23 को। जो डिविडेंड पिछले साल प्रपोज हुआ होगा वो इसी साल तो शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग में फाइनलाइज करके पे कर दिया होगा। ठीक है ना जी। तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होता है वो करंट ईयर में पे होता है। पे हुआ है, किसका है भैया अधिकार उस पे? ओनर का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो जाएगा। ये समझ में आया? मैं प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो कंटिजेंट लायबिलिटी से तो छोड़ दो। तो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा वो तो पे इसी साल में ही हुआ होगा, मेरे करंट ईयर में ही। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई अमाउंट अप्रोप्रिएट करनी होगी, रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी, ये तो याद होगा ना भैया, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में भी तो रिजर्व में अगर कोई ट्रांसफर होता है तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। वो भी यही हुआ होगा, वो भी तो यही हुआ होगा। ठीक है जी, और उसके बाद जो बचा होगा वो होगा मेरा सरप्लस, वो होगा मेरा प्रॉफिट। कुछ भी फिगर समझ लो अंदाजे के लिए, 60,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और ये भी कोई भी फिगर समझ लो, लेट सपोज की बात कर लेते हैं 20,000। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। लो मैं एक रफ फॉर्मेट बना देता हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, 90,170। लो पुत्र सामने देखना बेटा, ये देखो जरा सामने रिजर्व्स एंड सरप्लस में ना लिखा हुआ है करंट ईयर में 170 हो चुका है, पुराने टाइम में पिछले साल में 90,000 थे। और इसी की एक्सप्लेनेशन नोट नंबर 2 में अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो जनरल रिजर्व पिछले साल कितने के थे? 10 के। इस बार कितने के हो गए? 30 के। ये कहां से 30 के हुए? आपने 20,000 अप्रोप्रिएट करे तो 10 से वो 30 हो गए। ऐसे ही पिछले साल का प्रॉफिट सरप्लस कितना था? 80। इस साल 60 और आया
तो ये कितना अप्रोप्रिएट हो गया, 140 हो गया। समझ में आई बात? पक्का से? अब बेटा क्या क्या जाता है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना वर्किंग नोट्स में। मैं कहां पर हूं? मैं यहां पर हूं। मुझे तो बैलेंस शीट दे देगा, मैं तो कहेगा कैश फ्लो बनाओ, ठीक है ना? मुझे तो बैलेंस शीट में ये दे रखा है, मुझे तो सरप्लस दे रखा है, यहां पर हूं मैं। ये जो डिफरेंस है 60,000 रुपए का वो ये है। मुझे कहां जाना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक। और ये बिफोर टैक्सेस तक जाना है तो ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड। यहां तक पहुंचोगे तो पैट तक पहुंचे, टैक्स भी ऐड, तो पहुंचोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक। सब कुछ उल्टा पुल्टा। पहुंचो वहां तक? पहुंच जाऊं? शुरुआत कैसे होनी है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आओ जी दिखाता हूं आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले डिफरेंस इन एसपीएल, डिफरेंस कर दो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऐड। और ये कैसे ऐड करना? क्लोजिंग फिगर माइनस ओपनिंग फिगर। ठीक है जी, ये देखो क्या होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से। ये है एसपीएल का डिफरेंस, क्लोजिंग फिगर ये है ओपनिंग फिगर, इसका डिफरेंस माइनस कर दो। इससे निकल जाएंगे करंट ईयर के प्रॉफिट कितने हुए। भैया ये तो कैश में ही हुए होंगे प्रॉफिट, एक तो ये दिखा दिया, एक तो ये दिखा दिया, प्लस उल्टे चलते रहो। ट्रांसफर टू रिजर्व, बेटा रिजर्व का पैसा कहीं नहीं जाता, ऐड कर दो वापसी। रिजर्व का पैसा कहीं नहीं जाता, ऐड कर दो, कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ होगा इससे। लेकिन देखो यहाँ पे आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे होते हो, तो भैया सच मायने में प्रॉफिट तो बिजनेस को इतना ही हुआ जो सब कुछ अप्रोप्रिएट करने के बाद हुआ, सबका सब कुछ देने के बाद हुआ। ये तो प्रॉफिट है ना, मैं तो कैश का फ्लो निकालना है ना, तो मैं तो कैश फ्लो के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो रिजर्व ऐड कर दो क्योंकि इसका पैसा कहीं नहीं गया होता। क्लियर है अभी तक बात? पक्की बात? आगे बढ़ जाए। बेटा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऐड कर दो। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा भैया क्या बात कर रही हो, ये तो कैश में गया होगा ना। मैंने बेटा ये लॉजिक दिया ही नहीं कि ये कैश फ्लो का पार्ट नहीं है। हाँ पक्का कैश का आउटफ्लो होता है पिछले साल का डिविडेंड बांटने से, बट बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऐड करो वापसी, फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे इसको। क्लियर है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। बेटा प्लस कर दो इंटरिम डिविडेंड को, फाइनेंसिंग का पार्ट है। यहाँ क्यों माइनस कर दिया? यहाँ प्रॉफिट निकाल रहे थे इसलिए माइनस कर दिया। मेरे को कैश फ्लो सोचना है, इसे फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, यहाँ ऐड करो। डन? पक्का से? बेटा ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर। ये ऐड कर रहा हूं बेटा मैं टैक्स, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाना है। लेकिन मैं लॉजिक बताऊंगा आपको अभी प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या मतलब है और क्यों ऐड करना है इसको। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को बेटा ऐड कर दो, क्यों? अब बच्चों का क्वेश्चन उठ जाएगा। अभी ना आपके दिमाग में ये भी आएगा, कल जब इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया ना तो उसमें इनकम टैक्स पेड एक वर्ड आया था एक जगह पर। आपको लगेगा वहां तो हमने लिखा था ऑपरेटिंग। बेटा लिखा था ना, घबराओ नहीं, मैं ऑपरेटिंग में इनकम टैक्स पेड आपको दिखाऊंगा एक और जगह पर। ठीक है जी, फिलहाल मैं थोड़ी सी बात इसकी कर देता हूँ। बेटा एक बात बताओ, मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24। मेरा ईयर है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24। ठीक है? आप अभी ना 6 महीने खत्म हुए हैं, 30 सितंबर 23 हुआ है, और आपने ना 6 महीने में ना 60 करोड़ रुपए कमा लिया आपकी कंपनी ने, और कंपनी के ऊपर टैक्स 18%। ठीक है, 30%, सॉरी 30% टैक्स है इनकम टैक्स। आपने क्या करा, आपने 60 करोड़ कमा दिया, इसका 30% निकाला, अपने 18 करोड़ ना फटाफट से एक अलग अकाउंट खुलवाया, उसमें जमा कर दिए। ये तो भैया सरकार को टैक्स ही देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 18 करोड़ अलग गिनती है। बेटा अगले हाफ ईयर में आपने 100 करोड़ कमा लिए, 30% इसका 30 करोड़ निकाला, वो भी अलग रखती है, 48 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखती है। बेटा ये कब पे होगा सरकार को? बेटा जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद आपको 6 महीने दिए जाते हैं कि आप अपने अकाउंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा लें, प्रॉपर टैक्स निकलवा लें, और आप हमें अपना टैक्स जमा कर दो। ठीक है जी? अच्छा एक बात बताओ बेटा,
ये पूरे साल भर जो मैंने प्रोविजन बनाया और ये जो पैसे 48 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे, क्या ये जाने वाले हैं कहीं? क्या ये इस साल में कहीं जाने वाले हैं? भैया अगले साल जाएंगे, अगले साल के भी 6 महीने हैं मेरे पास। मानते हो बात? ठीक है जी, ये पैसा कहीं नहीं गया। इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको भी वापसी ऐड कर दिया। और कल भी बात कर रहे थे हम, प्रोविजन का पैसा कहीं नहीं जाता। ठीक है जी, लेकिन अगर समझदार हो तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात और बोल देता हूँ। अच्छा, क्या हुआ होगा पिछले साल का? पिछला साल था हमारा 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23। बेटा इस साल में भी बेटा 2 बार मैंने प्रोविजन बनाया है। 6 महीने खत्म हो गए, मैंने थोड़ा सा पैसा अलग निकल के रख दिया। 6 महीने खत्म हो गए, मैंने पूरा थोड़ा सा पैसा अलग निकाल के रख दिया। मान लो मैं कहूँ इस पूरे साल में मेरे को 130 करोड़ के प्रॉफिट हुए, तो बेटा इसका 30% मैंने 39 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखा हुआ है। ये 39 करोड़ कब तक जमा करना है सरकार को? बेटा 30 सितंबर 23 तक। ये सब साल खत्म हुआ, 6 महीने मिलेंगे, ऑडिट कराओ और तब तक जमा कर दो सरकार। यानी कि ये मानते हो जो पिछले साल के प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होते हैं वही इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और करंट ईयर का इनकम टैक्स, सॉरी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहीं कहीं नहीं होता। समझ में आई बात? मैं अभी पिछले ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूंगा, मैंने अभी फिलहाल करंट ईयर की बात कर दी है कि करंट ईयर का पैसा कहीं नहीं जाता, इसलिए बेटा वापसी इसको एड बैक कर दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है? क्लियर है बात? माइनस कर दो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिफंड आया होगा इनकम टैक्स से तो मैंने अदर इनकम में जोड़ा होगा कि नहीं? रिफंड आया होगा इनकम टैक्स अदर इनकम में जोड़ा होगा। अदर इनकम याद कर लो, मैंने वहां पे लिखवाई हुई है टर्म। ठीक है ना जी, लिखवाई हुई है रिफंड फॉर इनकम टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम में देख लेना चाहिए, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आपने लिखा हुआ है, जोड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, फिर इसको क्यों बाहर निकाल दिया? ये तो कैश में ही आया, कैश का फ्लो भी हुआ। बेटा ये करंट ईयर को बिलोंग ही नहीं करता पैसा, इसलिए इसको बाहर हटा रहा हूं। क्यों करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता ये भी बता देता हूँ। आपको याद है इन मैंने कभी कभी आपके साथ कंसेप्ट शेयर किया एडवांस टैक्स का, कभी कभी मैंने आपके साथ कंसेप्ट शेयर किया हुआ एडवांस टैक्स का। 4 क्वार्टर होते हैं, 30 जून, 30 सितंबर, ठीक है जी, 31 दिसंबर और 31 मार्च। 4 क्वार्टर होते हैं। हमेशा क्वार्टर से 15 दिन पहले आपको कहा जाता है जितना भी आपको लगता है आपने पूरे क्वार्टर में कमाया उसके अंदाजे से टैक्स जमा कर दो। इनकम टैक्स आपको कहता है एडवांस दे दो तो ज्यादा अच्छा, नहीं दोगे एडवांस तो बाद में इंटरेस्ट के साथ देंगे आपसे पैसा। आपने क्या किया, अंदाजे पे टैक्स जमा करा दिया 15 जून को, 15 सितंबर को करा दिया, 15 दिसंबर को करा दिया, 15 मार्च को करा दिया। 15 मार्च को आपने अंदाजा लगा कि अगले 15 दिन में कितना कमा दूंगा, अंदाजे पे टैक्स जमा हो गया। 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, 9-10 दिन काम ही नहीं हुआ, पर आपने उसका इनकम टैक्स पहले जमा करा दिया है मानते हुए कि मैं इतना कमा लूंगा। 10 दिन में कुछ नहीं कमाया, जीरो। अब बेटा आपने तो काफी सरकार को एडवांस टैक्स जमा कर दिया, अब सरकार से क्या कहोगे आप? सरकार रिफंड दे। आपने ऑडिट कराया किसी सीए से और ये 31 मार्च मान लो 23 की थी, ठीक है जी, और ये है 30 सितंबर 23, और मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24। आपने क्या किया, इन 6 महीनों में ऑडिट किया और सरकार से रिफंड मांग लिया और सरकार ने रिफंड दे भी दिया। बेटा मेरे पास रिफंड आ गया मेरे करंट ईयर में, ईमानदारी से बताओ करंट ईयर का पैसा ये तो पिछले साल का रिफंड आया है, जो पिछले साल टैक्स फालतू जमा हो गया था, तो करंट ईयर का तो फ्लो ही नहीं है इसमें, इसलिए बाहर निकाल दो उसको। क्लियर है जी बात? अब बेटा मैंने 6 बातें आपसे कर दी है वर्किंग नोट में, और मैंने 6 के 6 का लॉजिक दिया है कि क्यों ऐड या लेस, क्यों ऐड या लेस। एक बार आराम से देख लो, कुछ पूछना है पूछ। डिफरेंस इन द एसपीएल, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, और माइनस कर दो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। 6 बातें, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी इजाजत है तो, बढ़ जाएं आगे। तो बेटा ये 6 बातें जाती हैं वर्किंग नोट से, ठीक है जी। ये लो मैंने ये 6 बातें चिपका दी। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, उसके बाद मैं यहां लिखता हूं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, और ये मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम,
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी। बाबू एडजस्टमेंट की वजह से कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी और एडजस्टमेंट की ही वजह से कुछ चीजें लेस हो जाएंगी। मैं अब जो एडजस्टमेंट करने वाला हूं वो या तो आइटम नॉन कैश है या आइटम नॉन ऑपरेटिंग है। आपकी नॉलेज के लिए पुत्र एक मिनट सामने देखेंगे मेरी तरफ। मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। बैलेंस शीट में जो कुछ भी पहुंचता है यहां से पहुंचता है। मैंने पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व कर दिया, टैक्स की कहानी भी सॉल्व कर दी, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। लेकिन आपको क्या लगता है इससे पहले कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम मैंने माइनस या प्लस नहीं करी? कोई नॉन कैश आइटम मैंने माइनस या प्लस नहीं करी? सर की है। आप वहां प्रॉफिट निकालते थे, यहां मोटो बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो देखना है। और मैं कहता हूं एक आइटम सबको पता है जो नॉन कैश और माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले। एक आइटम सबको पता है, वो 11th क्लास से पता लग जाती है। कौन सी नॉन कैश आइटम खर्चा जानते हो आप दुनिया में? एक तो जानते हो ना, बोलो। डेप्रिसिएशन। बताओ किसको नहीं पता डेप्रिसिएशन? सबको पता है डेप्रिसिएशन। ये डी डी में जुड़ा हुआ होगा क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जुड़ा है ना बाबू। जब मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम निकाला होगा, ये सारे खर्चे माइनस कर दिए होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया होगा। ये खर्चा माइनस कर दिया आपने, जबकि ये नॉन कैश था। मैं तो कैश का फ्लो देख रहा हूं ना, खर्चा माइनस कर दिया, ऐड कर दो। ऑन द ऑन द सेम लॉजिक डेप्रिसिएशन के अलावा एक और चीज भी ऐड हो जाती है। समझदार को इशारा काफी, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये अमोर्टाइजेशन में माइनस हो गई होगी। डेप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन है, अगर गुडविल राइट ऑफ की होगी मैंने, अमोर्टाइजेशन में माइनस होगी। पर ये भी कौन सा जेब से कैश गया? आपके बिजनेस की गुडविल 10 लाख रुपए थी, आपने राइट ऑफ कर दी 1 लाख रुपए, क्या हो गया फिर? कैश गया। किसको दिया? कैश तो नहीं गया, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दो बातें समझ में आती है, पक्की बात। आगे बढ़ जाए बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरी या प्लांट, कुछ भी नाम कुछ भी आ सकता है। मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अदर एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस में मैंने लॉस, कोई भी नुकसान हुआ होगा मेरे को प्लांट एंड मशीनरी बेचने पर, दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, दिखाया तो ही होगा डेबिट साइड। डेबिट साइड में ये 6 हेड में तो कहीं जगह ही नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस में ही दिखाया होगा। तो बेटा वापसी ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? देखो ये दोनों तो मैंने वापसी ऐड इसलिए करी कि दोनों नॉन कैश है, पर ये बेटा नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों? बेटा फिक्स्ड एसेट्स कहां आती है? इन्वेस्टिंग। तो उसका प्रॉफिट या लॉस कहां आना चाहिए? वहीं। पर सही मायने में तो मैं तो प्रॉफिट या लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करता, वो बाय चांस रिकॉर्ड हो जाता है। देखो मान लो मैं कहता हूं आपने एक प्लांट खरीदा 50,000 रुपए का, आपने एक प्लांट खरीदा 50 रुपए का, बाद में उसको 20,000 का बेच दिया। जब 50 का खरीदा होगा क्या किया होगा? इन्वेस्टिंग में दिखाया होगा परचेज ऑफ प्लांट, और दिखा दिया होगा आउटफ्लो हो गया मेरी जेब से 50,000। और मान लो मैंने बाद में 20,000 का बेच दिया, 30 का नुकसान हो। पर मैं वहां नुकसान थोड़ी दिखाता हूँ, इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाता हूँ। तो मैंने दिखाया कि 20,000 रुपए आ गए सेल से। वो बात अलग है कि जब मैंने 50 का खरीदा होगा तो 50 का आउटफ्लो दिखाया होगा, और जब बेचा होगा तो 20 का इनफ्लो दिखाया होगा। इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड द लॉस, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली 30,000 का लॉस रिकॉर्ड हो गया ना। पर ये इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने यहां पर 30,000 का लॉस दिखाया होगा, अदर एक्सपेंसेस में 30,000 का लॉस मैंने कंफर्म लिखा होगा, क्योंकि यहां तो मैं निकालते ही प्रॉफिट या लॉस हो। बेटा मुझे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो मेरे को इन्वेस्टिंग में दिखाना चाहिए, और वो भी मैं लॉस नहीं दिखाऊंगा, मैं तो सेल वैल्यू दिखाऊंगा। वो बात अलग है कि सेल वैल्यू की वजह से लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। पर बेटा मुझे तो यहाँ एड बैक कर देना चाहिए, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है ना जी। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसी वजह से बेटा मैंने यहां पर ऐड कर दिया। दोनों नॉन कैश, डबल टिक लगा रहा हूं नॉन कैश पे, और सिंगल टिक है नॉन ऑपरेटिंग पे। आ सकती है, देखो मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन पेपर में 5 आइटम सबसे ज्यादा आएंगे, मैं 5 लिखूंगा। 5 लिखूंगा, 6-7 के बारे में बोल दूंगा।
गुडविल के बाद अलावा आ सकता है पेटेंट रिटर्न ऑफ, क्यों नहीं आ सकता? मान लो मेरे को 17 साल के लिए पेटेंट ग्रांट हुआ है किसी मेरे फॉर्मूला पर, और वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए ले गया मेरे, हर साल मुझे क्या करना है, 10 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं। भैया किसी को पैसा दे रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, बस एसपीएल में तो ला रहे हो उठा के, तो वो भी आ सकता है लिखा हुआ। क्लियर है जी बात? 1 2 3, 3 डन। एक और लिखो, इंक्रीज इन प्रोविजन। वैसे तो कोई भी प्रोविजन, पर ज्यादातर जो नाम आता है मैं उसी की बात कर रहा हूं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा जब प्रोविजन को बढ़ाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही अमाउंट सेट असाइड की होगी, वहां नुकसान दिखाया होगा, वहां नुकसान दिखा दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए माइनस कर दिया होगा। ठीक करने के लिए क्या करो, पैसा तो कहीं गया ही नहीं प्रोविजन का, मेरे पास ही पड़ा है। प्रोविजन का पैसा कहीं ले जाता है? कल यही तो डिसाइड कर रहे थे, प्रोविजन और रिजर्व का पैसा कहीं नहीं जाता, वापसी एड बैक कर दिया। ये क्यों किया? अगेन एक नॉन कैश आइटम है, ठीक है जी, कैश में कहीं नहीं जा रही है। आखिरी बात बाबू, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंस कॉस्ट में माइनस किया होगा कि नहीं? फाइनेंस कॉस्ट समझते हो ना, लोन लेने के खर्चे, वहां पे सारे इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सीसी, बैंक ओडी, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, टर्म लोन, ये वो प्लान फलाना दिमाग का, सब कुछ लिखा हुआ मैंने, माइनस कर दिया होगा। सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा बोरोइंग का ब्याज, फाइनेंसिंग में ही जाएगा। तो बेटा ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इस वजह से इसको एड बैक कर दिया। पांचों का लॉजिक दे दिया, 3 नॉन कैश, 2 नॉन ऑपरेटिंग, एक आध बार और भी आ सकती है, मैं बोल देता हूं, वैसे लिखूंगा नहीं, पर मुझे पता है कि ये मेरे हिसाब से इससे बाहर पेपर जाता नहीं है। कभी कभी एक आध आइटम आ जाती है, जैसे कि मानसी ने पूछा, मैंने पेटेंट रिटर्न ऑफ की बात करती, एक आइटम और आ जाती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा इशू के टाइम पे मैंने अगर डिस्काउंट दी होगी, आपको पता है ना डिस्काउंट को उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर याद करो, अभी आपने मुझसे डिबेंचर टॉपिक पढ़ा पूरा, डिबेंचर पे डिस्काउंट होती है, राइट ऑफ करते हैं ना, पहले एसपीआर से, अगर एसपीआर है, नहीं तो एसपीएल से। अगर एसपीएल में राइट ऑफ कर दी होगी, भैया डिबेंचर कहां जाते हैं? फाइनेंसिंग। उस पर जो अगर डिस्काउंट दिए इशू के टाइम पे, नुकसान है, कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग। लेकिन आप राइट ऑफ करके लाए हुए होंगे पी&एल में, तो ठीक करने के लिए क्या करो, ऐड कर दो उसको। आकाश बेटा सामने देखना, अब वो कुछ चीजें माइनस भी करनी पड़ेंगी, सेम लॉजिक पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यहां आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस भी होगा। क्यों होगा? लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। एक बात बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर इनकम में जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? जोड़ा होगा, इनकम तो हुई है, मैं तो यहाँ प्रॉफिट लॉस निकाल रहा था, तो मैंने तो जोड़ ही दिया होगा। पर एक बात बताओ बेटा, आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टिंग का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है, हटा दूं तो मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ से। और इन्वेस्टिंग में भी ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा मैं, प्रॉफिट लॉस थोड़ी दिखाता हूँ वहां पर, हाँ तो मैं आउटफ्लो इनफ्लो दिखाता हूँ। मान लो मैंने जब प्लांट खरीदा होगा, मैंने 50,000 रुपए ब्रैकेट में आउटफ्लो शो कर दिया होगा, और मान लो 2 लाख का बेच दिया, तो मैं क्या शो करूंगा? मेरे को तो इनफ्लो हुआ 2 लाख का, वो बात अलग है कि इसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिखाया गया, पर मैंने यहाँ 1.5 लाख का प्रॉफिट जो दिखा रखा होगा वो यहाँ से बाहर निकाल देना बेटा। इन्वेस्टिंग में बस ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, यहाँ से 1.5 लाख रुपए बाहर निकाल देना, प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। क्लियर है जी बात? ऑन द सेम लॉजिक, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन मैंने ऐड किया है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस कर देना यहाँ से, क्योंकि प्रोविजन में डिक्रीज करना मेरे लिए प्रॉफिट है, और वो भी कहीं नहीं जाता, मैंने प्रॉफिट में लेकिन इंक्लूड कर दिया होगा। इधर देखना, पहले से मैंने किसी चीज के लिए प्रोविजन बना रखा है, अलग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए डाल रखे हैं, मैंने कहा जी नहीं इतने पैसे नहीं मिलते, फिर ज्यादा से ज्यादा 20,000 का खतरा है, 20,000 का प्रोविजन डाल लो, तो वापसी 30,000 बिजनेस में डाल दिए होंगे, तो बिजनेस में डाले होंगे तो बेटा इनकम बना दी होगी मैंने, ठीक है जी, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, यहाँ तो प्रॉफिट ही निकालना पर्पस होता था, तो मैंने 30,000 रुपए अदर इनकम में जोड़ लिए होंगे। पर बेटा ठीक करो, ये पैसा ना कहीं जाता ना कहीं से आता, प्रोविजन का पैसा आप ही के पास रहता है, हटा दो उसको जरा बिजनेस से बाहर, अपनी इनकम से बाहर हटा दिया। एक बात बड़े काम की, रेंट रिसीव्ड
इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, तीनों हटा देना, तीनों इन्वेस्टिंग का पार्ट है। फ्लैट खरीद रखा है, इन्वेस्टिंग, उस पर रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग। किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, या एफडी करा रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टिंग, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग। किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टिंग, तो भैया उस पर डिविडेंड आ रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से सोचो तो आपने अदर इनकम में सब जोड़ रखा होगा, चाहे रेंट आ रहा हो, चाहे इंटरेस्ट आ रहा हो, चाहे डिविडेंड आ रहा हो, सब जोड़ रखा होगा ना। हटा दो बाहर, इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। क्लियर है बात? कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। इन सब की एडजस्टमेंट कर दी होगी आपने, और उसके बाद जो बचा होगा उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये बेटा वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया, अब मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं, और वर्किंग कैपिटल की वजह से भी कुछ चीजें ऐड या लेस होंगी। ठीक है जी, और एग्जांपल मैं दो ही दूंगा, उसी से ही पूरे में दिमाग लगाना है, बाकी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा दिमाग मत लगाना। इधर देखना, अगर मैं ये कहूं आपको बेटा कि पहले मेरे बिजनेस में इन्वेंट्री थी, करंट एसेट्स में से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक का या इन्वेंट्री का। पहले मेरे बिजनेस के पास क्लोजिंग स्टॉक था 60,000 एक साल पहले। आज बेटा स्टॉक बढ़कर 1 लाख हो गया, 60,000 से 1 लाख हो गया, इन्वेंट्री बढ़ी है, तो क्या किया होगा मैंने? उसके लिए पे किया होगा, 60,000 से 1 लाख हो गया, पे किया होगा उसके लिए, पे किया होगा तो आउटफ्लो में रिकॉर्ड होगा। इस लॉजिक पे कोई भी करंट एसेट में इंक्रीज हो वो हमेशा पैसा लेके जाएगा, ध्यान रख लेना। और करंट एसेट्स में डिक्रीज हो तो वो पैसा लेकर आएगा। इन्वेंट्री 60,000 से 20,000 हो गई, इसका मतलब मैंने बेची होगी, बेची होगी तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो ऐड कर दिया। करंट एसेट में डिक्रीज होगा ऐड होगा, इंक्रीज होगा तो माइनस होगा, आउटफ्लो होगा वो, उसका मतलब। सेम बात, मेरे क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर को सोचना है। ठीक है जी, क्रेडिटर थे पहले 90,000, अब बेटा डिक्रीज हो गए हैं, 70,000 हो गए हैं। भैया ऐसे तो डिक्रीज हुए नहीं होंगे, मैंने पेमेंट कर दी होगी ना, मैंने पेमेंट कर दी होगी ना। पहले क्रेडिटर के 90,000 देने थे, आज देने हैं 70,000। ये 90 से 70 कैसे पहुंचे? आउटफ्लो हुआ होगा ना भाई, जेब से 20,000 गए होंगे ना। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा पैसा लेके जाती है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पैसा लेकर जाती है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी पैसा लेकर आती है। क्लियर है जी बात? पक्का से सारी बात समझ में आ गई बेटा? जब मैं इन चारों के चेंजेस भी एडजस्ट कर देता हूं, उसके बाद कैलकुलेट होकर आता है मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और मैं इसमें से माइनस करता हूं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था घबराना नहीं, ऑपरेटिंग में ही कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पेड का नाम आएगा, आ गया। इनकम टैक्स पेड आखिरी आइटम होती है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होती है। इसके बाद जो बचता है नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अगर पॉजिटिव आया तो लिखूंगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आया तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ऐसा नहीं बस बिल्कुल हवा में, आप एक एक चीज का मैंने लॉजिक दिया, जो मर्जी मुझसे पूछो पक्का। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस भी अभी दिखा दूंगा, अभी ये आपके सामने जितनी चीजें स्क्रीन पर हैं इसके बारे में कुछ पूछना तो पूछो, किसी भी चीज के बारे में। किसी भी चीज का लॉजिक समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। स्पेशली नजर यहाँ रखो, बाकी बातें तो कुछ है ही नहीं, मेन बातें ये हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की, सब समझ में आ गया, याद भी रहेगा। जब 15-20 क्वेश्चन करोगे ना बैक टू बैक, तब जाके मैं मानूंगा हेड्स ऑन हो गया आपका, अब झेल लोगे इसको। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे आसान लगते हैं मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बेटे यार, सब दिमाग में, सबका लॉजिक दिमाग में। अब ये देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। डन। ठीक है जी, सारे टोकन मेरे पास ही, समझ गया मैं। तुम ही हो भविष्य के 100/100 वाले। पूछता ही कुछ नहीं है मुझसे। अब चलो मैं एक बात ही बोल देता हूँ बेटा। आपने करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन पढ़ा था, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अगर मैं कहूं ये करंट ईयर की फिगर गिवन है और ये प्रीवियस ईयर की फिगर गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, अभी भी मैं बोल चुका हूं, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल में जो आपने प्रोविजन बनाया 31 मार्च तक, वो पे होगा 30 सितंबर तक करंट ईयर में। और जो मैंने इस साल प्रोविजन बनाया वो अगले साल देखेंगे, करंट ईयर में तो कुछ नहीं हो रहा। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पैसा कहीं गया ही नहीं। लेकिन पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में चला गया, तो वो इनकम टैक्स पेड के नाम से यहां माइनस हो जाएगा। अगर इसके बाद कुछ और ना कहा हो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, तो कहा होगा तो मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। अभी फिलहाल ये बात समझ में जो मैंने अभी बोली, पक्का से? तो बस फिर वाइंड अप कर देते हैं, मेरे पास और कुछ है नहीं अभी बताने के लिए। आपको क्या करना है, 6 से लेकर 17 तक इलस्ट्रेशन करने हैं, पर ये कल शाम तक निपटा देना। परसों के दिन में आप क्या करोगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर की बुक में वो करके आओगे। सिर्फ ऑपरेटिंग, इन ना इन्वेस्टिंग छूनी, ना ही फाइनेंसिंग छोड़नी। एक बात और बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे मत छोड़ाना कि मैंने पढ़ा भैया मुझे 2 आइटम समझ नहीं आ रही थी, मैंने सारी प्रॉब्लम कर दी, मैंने पूरा छुआ ही नहीं इलस्ट्रेशन क्योंकि 2 आइटम मुझे समझ नहीं आ रही थी। भाई ये मत करके आना यार, ठीक है ना? वो 2 आइटम प्रॉब्लम कर लो, बाकी सारी सॉल्व करके आना। ठीक है ना जी? हम आएंगे वेडनेसडे को, सिर्फ प्रॉब्लम लेंगे पहले। अगर किसी के साथ कोई समस्या नहीं होगी तो मैं सीधे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू कर दूंगा। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।